India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लगा प्रतिबंध। डीएन पटेल की एक सदस्य यूएपीए न्यायाधिकरण ने किया नोटिस जारी। जवाब दाखिल करने के लिए 28 दिसंबर तक का समय। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने समलैंगिक जोड़े का सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस को दिया निर्देश। कहा, हर वयस्क व्यक्ति को जीवन साथी चुनने का मौलिक अधिकार। पत्नियों के साथ असमान व्यवहार मामले में केरल हाईकोर्ट ने कहा, कुरान के आदेशों का हुआ उल्लंघन। तलाक देने पर दायित्वों को निभाने से इंकार करने को बनाया आधार। फैमिली कोर्ट के आदेश को किया खारिज। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा मछुआरे पर कथित रूप से गोली चलाने के मामले में दिशा निर्देश का मसौदा प्रस्तुत। मद्रास कोर्ट ने कहा, समुद्र में डूबने से नहीं हुई मौत। India Legal presents Courts Roundup. चलिए कोर्ट्स राउंडअप की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले करते हैं दिल्ली उच्च न्यायालय के, जहां पर मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल के एक सदस्य न्यायाधिकरण ने इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक की संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैर कानूनी गतिविधियों कानून या यूएपीए के तहत एक गैर कानूनी संघ घोषित करने के केंद्र के फैसले की पुष्टि करने का नोटिस जारी किया। दरअसल केंद्र सरकार का एक ऐसा मानना है कि आईआरएफ और उसके सदस्य, विशेष रूप से आईआरएफ का संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नायक उर्फ डॉक्टर जाकिर नायक, अपने अनुयायियों को विभिन्न धार्मिक समुदायों और समूहों के बीच नफरत फैलाने के लिए बढ़ावा और सहायता दोनों देता है। इधर ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 28 दिसंबर तक का समय दिया है, जब मामले को आगे की कार्रवाई के लिए लिया जाएगा। अधिसूचना में कहा गया कि यूएपीए ट्रिब्यूनल का गठन यूएपीए अधिनियम 1967 की धारा 5 के तहत किया गया था, ताकि ये तय किया जा सके कि आईआरएफ को गैर कानूनी घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि नोटिस की नियमित सेवा के अलावा सरकार समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित करने का भी प्रयास करेगी, ताकि नाइक का फाउंडेशन कोई तकनीकी बचाव न कर सके। यूएपीए की धारा 5 के तहत पदस्थ शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय द्वारा 13 दिसंबर को ट्रिब्यूनल का गठन करने वाली एक अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। केंद्र सरकार ने पहले यूएपीए के तहत 15 नवंबर 2021 की एक अधिसूचना द्वारा आईआरएफ को गैर कानूनी संघ घोषित किया गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक ऋण वसूली अधिकारी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई नहीं करने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली बैंक ऑफ बड़ौदा की एक विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए कहा कि हमारा स्पष्ट रूप से ये विचार है कि इस मामले में हाईकोर्ट के अवमानना क्षेत्र अधिकार को लागू करने का प्रस्ताव एक भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा न केवल निराधार था बल्कि बेतुका था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक का उचित उपाय अवमानना कार्रवाई करने के बजाय अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष वसूली अधिकारी के आदेश को चुनौती देना था। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए कहा, हमारा स्पष्ट रूप से ये विचार है कि ये मामले में हाईकोर्ट के अवमानना क्षेत्राधिकार को लागू करने का प्रस्ताव, वो भी एक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा, न केवल निराधार था बल्कि बेतुका था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कंटेम्प्टी ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत एक अवमानना याचिका दायर की थी, जिसमें शिकायत की गई थी कि ऋण वसूली अधिकारी ऋण वसूली
न्यायाधिकरण जबलपुर ने 16 मई 2006 को एक अपील का उल्लंघन किया और इस तरह अदालत की अवमानना के कारण खुद को सजा के लिए उत्तरदायी बनाया है। याचिकाकर्ता बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर एडवोकेट ने कहा कि मानते हैं कि क्योंकि बिक्री को रद्द नहीं किया गया था, इसलिए वास्तविक खरीदार को बेची गई संपत्ति को उसकी पिछली स्थिति में बहाल नहीं किया जा सकता था। याचिका खारिज करते हुए जस्टिस GS आलूवालिया ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता का विचार है कि वसूली अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष इस न्यायालय द्वारा विविध अपील में दिए गए निर्णय के अनुरूप नहीं है, तो उसके पास अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उसे चुनौती देने का उपाय है। लेकिन इस न्यायालय की सुविचारित राय में वसूली अधिकारी को अवमानना के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इधर लाल किले पर स्वामित्व या कब्जा करने की मांग करने वाली एक महिला द्वारा दायर याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। महिला ने दावा किया कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय की वो कानूनी उत्तराधिकारी है। सुल्ताना बेगम ने दायर अपनी याचिका में दावा किया कि वो बहादुर शाह जफर द्वितीय की पड़पोते की विधवा थी। ये तर्क दिया गया था। 1957 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उसके परिवार को उनकी संपत्ति से वंचित कर दिया गया था, जिसके बाद बहादुर शाह जफर को देश से निर्वासित कर दिया गया था और लाल किले का कब्जा मुगलों से छीन लिया गया था। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने की, जिन्होंने वकील से सवाल किया कि अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले परिवार में 150 साल से अधिक की देरी क्यों की गई। मेरा इतिहास बहुत कमजोर है, लेकिन आप दावा करते हैं 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आपके साथ अन्याय किया गया था। 150 वर्षों से अधिक की देरी क्यों की गई? इतने सालों से आप क्या कर रहे थे? जस्टिस पल्ली ने पूछा। कोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं था कि याचिकाकर्ता अंतिम मुगल सम्राट से संबंधित था। याचिकाकर्ता के वकील ने बेगम को अनपढ़ महिला बताते हुए देरी को सही ठहराने की कोशिश की। हालांकि अदालत ने तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि समय पर कदम क्यों नहीं उठाए गए, इसका कोई औचित्य नहीं है। अतः याचिका को अत्यधिक विलंब के आधार पर खारिज कर दिया गया है। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भावी अधिवक्ताओं और कानून के स्नातकों को अपने करियर की उदाहरण देते हुए मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि करियर के शुरुआत में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, बल्कि ट्रायल कोर्ट या निचली अदालतों में काम करके जमीनी स्तर के अनुभव को अर्जित करना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद के दीक्षांत समारोह में कहा कि कानून के छात्रों को ऊंची अदालतों में जाने से पहले ट्रायल स्तर पर अनुभव प्राप्त करना चाहिए। CJI रमन्ना ने कहा कि उन्होंने नेशनल लॉ स्कूलों से स्नातक होने वाले छात्रों में ट्रायल कोर्ट की पूरी तरह अनदेखी करके केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने का मोह देखा है। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट में सफल होने के लिए एक अलग स्किल सेट की जरूरत होती है, जिसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड और इंटेलेक्चुअल इनपुट की आवश्यकता होती है। निचली अदालतों में लंबित मामलों की संख्या ज्यादा होने के कारण विशेषज्ञ वकीलों की मांग और आवश्यकता दोनों है। I find that very few students who graduate from national law schools are interested in joining litigation or taking up public causes, let alone practice at the district level. Further, it seems there is a fascination to only practice before Supreme Court and High Court, while completely ignoring the importance of the trial courts. To succeed at trial advocacy, one requires a separate skill test set, wherein the requirement of presence of mind and intellectual inputs is immense. CJI ने बताया कि उन्होंने अपनी वकालत की शुरुआत किराएदारी मामले में एक तहसीलदार के सामने पेश होने के साथ की थी। तब से वो कर अधिकारों, स्टाम्प रजिस्ट्रार, मजिस्ट्रेट कोर्ट, मुंसीफ कोर्ट आदि के सामने पेश हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी एक न्यायिक आयुक्त के रूप में अपना पहला काम याद है। मुझे उस असाइनमेंट के लिए 100 रुपए का भुगतान किया गया था। मुझे कहना होगा कि उन प्रयासों से मैंने जो अनुभव प्राप्त किया, उसने व्यवस्था और लोगों की मेरी समझ को आकार दिया।
उन्होंने कहा कि कोई विश्वविद्यालय आपको ये नहीं सिखा सकता। आपको ये समझना चाहिए कि प्रत्येक अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। My personal journey started with my appearance before a Tahsildar in a tenancy matter. Ever since then, I have appeared before tax authorities, stamp registers, magistrate court, municipal court, etc., etc. I still remember my first assignment as a judge appointed commissioner. I was paid a princely sum of ₹100 for the assignment as a commissioner. I must say, the experiences I gathered from these endeavors shaped my understanding of the system and the people. सीजीआई ने व्यवहारिक पाठ्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता के बारे में भी बताया ताकि छात्र कानूनी समस्याओं को केवल सैद्धांतिक रूप से ना समझें। सीजीआई ने छात्रों को याद दिलाया कि कानून की प्रैक्टिस सबसे अधिक मांग वाले व्यवसायों में से एक है। कठिनाइयों में टिके रहने के लिए किसी को असाधारण इच्छा शक्ति, जुनून और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। सीजीआई ने सार्वजनिक बहसों में शामिल होने और जनहित के मुद्दे पर काम करने के महत्व के बारे में भी बताया। The courtrooms are nothing like ones you see in a movie or a moot court hall. It will be cramped, dingy, and the judge may not even have a fan. You might feel like an alien in the system. I know it is not easy, but I want all of you, to remember that determination and persistence are the two mantras for success. The world may try to throw various challenges at you, but you are equipped to fight the hardest of battles. उन्होंने नशे के शिकार होने वाले छात्रों की बढ़ती संख्या पर भी चिंता व्यक्त की और छात्रों को मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रहने की सलाह दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। पद्दुकट्टोई मछुआरे की मौत से संबंधित मामले में याचिकाकर्ता पत्नी के वकील एडवोकेट हेनरी टिफागने द्वारा शवों के प्रत्यावर्तन के लिए दिशा निर्देश का मसौदा तैयार किया गया। विदेश मंत्रालय समेत प्रतिवादियों को भी मसौदा दिशा निर्देश की प्रतियां प्रदान की गई। न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन की एकल न्यायाधीश पीठ ने मामले को 12 जनवरी 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जब इस मामले को अदालत ने उठाया तो उसने श्रीलंकाई नौसेना द्वारा मछुआरे पर गोली चलाने के बारे में पूर्व की दलीलों पर असंतोष व्यक्त किया। अदालत ने कहा कि पुनः पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने याचिकाकर्ता के हलफनामे में पिछले सबमिशन को गलत साबित कर दिया है और ये इंगित करता है कि मौत श्रीलंकाई पोत के साथ टक्कर के बाद समुद्र में डूबने से हुई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने स्पष्ट किया कि उसका इरादा अदालत को गुमराह करने का नहीं था। अदालत ने 16 नवंबर 2021 के एक आदेश के माध्यम से 2 फॉरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा पुनः पोस्टमार्टम का आदेश दिया था। वकील के अनुसार पुनः पोस्टमार्टम ने स्पष्ट किया कि शरीर पर कोई पूर्व मार्टम चोटें नहीं हैं, जिसने याचिकाकर्ता पत्नी की आशंका को कम कर दिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इसमें श्रीलंका के जाफना मेडिकल कॉलेज द्वारा जिस बेहतरीन ढंग से शव को संभाला गया था उसके बारे में भी जानकारी मिली। एडवोकेट हेनरी टिफागने ने यह भी कहा कि पुनः पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि श्रीलंकाई अधिकारियों ने शव को बिना चीरे लगाए फिर से सौंप दिया। वकील ने प्रस्तुत किया कि मृतकों की गरिमा के अधिकार का घोर उल्लंघन करते हुए इसे केवल एक पुरानी चादर में लपेटा गया और एक ताबूत के अंदर रखा गया जो याचिकाकर्ता पत्नी को नहीं दिखाया गया था। इधर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने समलैंगिक जोड़े को लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान राज्य पुलिस को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने पुलिस को ये देखने का भी निर्देश दिया है कि समाज के हर वयस्क व्यक्ति को अपने परिवार के विरोध के बावजूद अपना जीवन साथी चुनने का मौलिक अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश रघुवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति एनएस धनिक ने खंडपीठ रोहित सागर और मोहित गोयल नाम के एक समलैंगिक जोड़े की दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी। उक्त जोड़ा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। जोड़े ने जीवन भर साथ रहने का फैसला किया है। अदालत के समक्ष दायर याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादी नंबर 4 से 8 जो याचिकाकर्ता नंबर 1 और 2 के माता पिता हैं, उन्होंने कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। इसलिए दोनों परिवार लगातार याचिकाकर्ताओं को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने न्यायालय के समक्ष ये भी प्रस्तुत किया कि कहने पर भी याचिकाकर्ताओं के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। अदालत ने आगे कहा कि सुरक्षा न केवल उनके जीवन के लिए होगी बल्कि उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए भी होगी। यदि कोई है तो अंत में प्रतिवादी नंबर 4 से 8 को विज्ञापन नोटिस जारी करते हैं। अदालत ने नोटिस को
4 सप्ताह के भीतर वापस करने योग्य बना दिया। इस बीच राज्य के उप महाअधिवक्ता ने जवाबी हलफनामे दायर करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा। इसलिए उन्हें निजी प्रतिवादियों के खिलाफ पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया गया। वहीं केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में माना कि एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा दूसरी शादी के बाद अपनी पहली पत्नी के साथ वैवाहिक दायित्वों को निभाने से इंकार करना कुरान के निषेधाज्ञा का उल्लंघन करना है और तलाक के लिए एक वैध आधार है। इधर जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और सोफी थॉमस की एक डिवीजन बेंच ने देखा कि यदि पिछली शादी के निर्वाह के दौरान किसी अन्य महिला के साथ विवाह होता है तो पति पर यह साबित करने का भार होता है कि उसने कुरान के निषेधाज्ञा के अनुसार दोनों पत्नियों के साथ समान व्यवहार किया था। अदालत ने कहा, पिछली पत्नी के साथ वैवाहिक दायित्वों को निभाने से इंकार करना कुरान के निषेधाज्ञा के उल्लंघन के समान है, जो पत्नियों के समान व्यवहार का आदेश देता है। यदि पति एक से अधिक विवाह करता है, फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक महिला द्वारा दायर अपील पर फैसला सुनाया गया, जिसमें उसने तलाक की याचिका को खारिज कर दिया था। याचिका मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1947 के तहत तलाक के लिए दायर आधार पर की गई थी, क्योंकि अपीलकर्ता और उसके पति मुस्लिम हैं और लागू व्यक्तिगत कानून के अनुसार विवाहिता थे। अगस्त 1991 में दोनों ने शादी कर ली थी और बाद में उनके 3 बच्चे भी हुए। हालांकि जब पति विदेश में था तो उसने अपीलकर्ता के साथ विवाह के निर्वाह के दौरान दूसरी महिला से शादी कर ली। उच्च न्यायालय ने आवेदन पर विचार किया और इस प्रकार धारा 2 में कहा कि पति ने 2 साल की अवधि के लिए उसके भरण पोषण की उपेक्षा की है या उसे प्रदान नहीं किया, क्योंकि तलाक की याचिका दायर करने से पहले दंपति 5 साल तक एक साथ नहीं रहते थे और उस समय कोई सहवास नहीं था। इसलिए कोर्ट ने शारीरिक या मानसिक क्रूरता के दावे को खारिज कर दिया। इसलिए कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए उन्हें तलाक दे दिया। इधर कर्नाटक हाईकोर्ट ने डॉक्टर BR अम्बेडकर यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष रेवन्ना सिद्दप्पा को अदालत के आदेशों की अवहेलना करने और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थानांतरित नहीं करने के लिए तलब किया। सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से स्थापित इस प्रतिमा को 4 महीने के अंदर वैकल्पिक भूमि पर स्थानांतरित करने को कहा गया था। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मकदम की खंडपीठ ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी नंबर 10 द्वारा दिए गए उपक्रम की अवज्ञा की गई है, हम इसके लिए प्रतिवादी नंबर 10 को उसके अध्यक्ष रेवन्ना सिद्दप्पा के माध्यम से तलब करते हैं। उसने ही हलफनामा दायर किया था। सुनवाई की अगली तारीख पर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था और न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा करने पर उचित कार्रवाई की जा सके। अदालत ने राज्य सरकार के वकील द्वारा दिए गए बयान को भी दर्ज किया। इसमें कहा गया कि प्रतिवादी नंबर 10 प्रतिमा को हटाने के संबंध में हर तरह का हंगामा कर रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट के युवा संघ द्वारा सार्वजनिक भूमि पर बनाई गई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को 4 महीने के भीतर वैकल्पिक भूमि पर स्थानांतरित करने के लिए दिए गए वचन को स्वीकार कर लिया। अदालत ने 13 अगस्त के आदेश से डॉक्टर BR अम्बेडकर यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष रेवन्ना सिद्दप्पा द्वारा दिए गए वचन को स्वीकार कर लिया था। कोर्ट ने आगे कहा, प्रतिवादी नंबर 10 से उनके नाम पर अवैध कब्जा करके इस महान शख्सियत के प्रति अनादर दिखाया है और इसके अलावा प्रतिवादी नंबर 10 ने सार्वजनिक संपत्ति पर इस महान शख्सियत की अवैध रूप से एक मूर्ति लगाई है। कोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया। हालांकि अनुपालन रिपोर्ट देने के मामले में 17 दिसंबर को सुनवाई होगी। अरमान कोहली की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने NDPS केस में अरमान को जमानत देने से मना कर दिया। अरमान अगस्त 2021 से न्यायिक हिरासत में है। अब अरमान को गिरफ्तार किया गया था, तब NCB का कहना था कि अरमान पर ड्रग्स कंजप्शन के साथ कई बड़े आरोप भी लगे हैं। इधर NCB ने अरमान को गिरफ्तार करने से पहले उनके घर पर छापेमारी की थी और उस दौरान उनके घर पर कुछ मात्रा में ड्रग्स मिले थे। पूछताछ के दौरान जब एक्टर ने इस बारे में सवाल किया था तो उन्होंने कुछ क्लियर जवाब नहीं दिया था। पूछताछ के बाद NCB ने अपने अधिकारी अपने ऑफिस ले गए थे और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स मामले आने के बाद से बॉलीवुड पर NCB की नजर है। अब तक ड्रग्स केस में कई सेलेब्स के नाम सामने आ चुके हैं। वहीं कई सेलेब्स को तो केस में गिरफ्तार भी किया गया है। रिया चक्रवर्ती, भारती सिंह और हर्ष लिम्बेचिया को तो ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया जा चुका था।
हालांकि कुछ दिन जेल में रहने के बाद इन्हें बेल मिल गई थी। इसके अलावा दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रुकुल प्रीत सिंह के भी ड्रग्स केस में नाम आया था। हालांकि इन्हें लेकर कोई प्रूफ नहीं मिल पाया था। हालांकि अरमान इस केस में फंस गए हैं और अभी भी उन्हें बेल मिलने के लिए कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। इधर केरल हाईकोर्ट के समक्ष केरल राज्य ने प्रस्तुत किया कि 8 वर्षीय बच्ची और उसके पिता, जिन्हें पिंक पुलिस ने सार्वजनिक रूप से विरोध किया था, पब्लिक लॉ रेमेडी के हकदार नहीं है, क्योंकि मामले के तथ्य विवादित हैं। मामले में अधिकारी के खिलाफ आरोप ये था कि वो लड़की और उसके पिता के पास गई, दोनों को अपना मोबाइल फोन वापस करने के लिए कहा और उन पर चिल्लाई, जिसे उन दोनों ने चुपके से हटा दिया था। ऐसा पुलिस अधिकारी का दावा है। कोर्ट ने पिछले हफ्ते याचिकाकर्ता को संवैधानिक अपकृत्य के तहत मुआवजा देने के बारे में राज्य के विचार मांगे थे। हालांकि अतिरिक्त लोक अभियोजन पी नारायण के माध्यम से प्रस्तुत तर्क में कहा गया कि एक पब्लिक लॉ रेमेडी का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब तथ्य निर्विवाद हो और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए एक विशिष्ट खोज हो। उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा मामले में तथ्य विवादित है और कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं हो सकता। उक्त पुलिस अधिकारी की कोई भी कार्रवाई अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ता को दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। राज्य ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के बयान गवाहों के बयानों पर आधारित थे। ये भी बताया गया कि ये बयान केवल पुलिस द्वारा की गई जांच वास्तविकता दिखाने के लिए कोर्ट के समक्ष पेश किए गए हैं। साथ ही प्रस्तुत किया गया था कि कोर्ट न्यायिक निर्णय के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा फैक्ट फाइंडिंग के दौरान गवाहों द्वारा दिए गए बयानों पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि बयानों की सत्यता की जांच जिरह के अधीन करके नहीं की जाती। इस आधार पर यह तर्क दिया गया था कि आरोप सत्यता पर कोर्ट द्वारा विचार किया जाना बाकी है, इसलिए राज्य किसी भी मुआवजे की पेशकश करने की स्थिति में नहीं हो सकता। चलिए, इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.